Today I am going to deliver a lecture on thermodynamic, which is the topic of BSc first year unit 5. In this video lecture, we will discuss about the definition of thermodynamic, laws of thermodynamic, reversible and irreversible process, heat engine, its construction, its working and its efficiency. Firstly, what is thermodynamic? Thermodynamic is a branch of physics in which we study about the heat, energy and work done by the substance. Means thermोडायनेमिक या ऊष्मागतिकी भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी निकाय द्वारा किए गए कार्य, उसकी ऊर्जा में परिवर्तन व ऊष्मा का अध्ययन करते हैं. नाउ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक, बेसिकली 4 लॉज होते हैं. 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड थर्ड लॉ ऑफ thermodynamic. 0th law of thermodynamic, if two object A and object B is in thermal equilibrium with another object C, then object A and object B is also in thermal equilibrium. मीन्स यदि एक निकाय A व निकाय B किसी तीसरे निकाय C के साथ ऊष्मागति की साम्य अवस्था में है तो निकाय A व निकाय B भी आपस में ऊष्मागति की साम्य अवस्था में होते हैं. इसे हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं. यदि हम एक लकड़ी का बॉक्स लेते हैं, उसमें एक निकाय A और निकाय B के बीच एक रुद्धोष्म दीवार लगा देते हैं. रुद्धोष्म दीवार से क्या होता है, जो A का टेम्परेचर है वो B में पास नहीं होता है और जो B का टेम्परेचर है वह A में पास नहीं हो पाता है. इस तरीके से उसमें एक रुद्धोष्म दीवार को लिया जाता है. वह इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट C से एक सुचालक दीवार के द्वारा पृथक किया जाता है. मीन्स A और C के बीच में एक सुचालक दीवार होती है और B और C के बीच में एक सुचालक दीवार होती है. तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट A और C जो होते हैं वह ऊष्मागति की साम्य अवस्था में होते हैं और ऑब्जेक्ट B और C जो है वह ऊष्मागति की साम्य अवस्था में होते हैं. इफ़ A इक्वल है C के एंड B इक्वल है C के तो ऑटोमेटिकली A और B भी ऊष्मागति की साम्य अवस्था में होते हैं. ये ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम है. नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है. मीन्स ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर ये आधारित होते हैं. इसकी स्टेटमेंट ऐसी है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. फॉर एग्जांपल जो सोलर एनर्जी है उसे सोलर वोल्टिक सेल के द्वारा सोलर एनर्जी को अपन मैकेनिकल एनर्जी में या विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसमें लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है वह इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता है. मैथमेटिकली यदि इसको देखा जाए तो यदि हम एक सब्सटेंस लेते हैं जिसमें कुछ ऑलरेडी एक इंटरनल एनर्जी होती है, यदि हम इसमें डेल्टा की ऊष्मा देते हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू में कुछ परिवर्तन होता है और इसमें कुछ कार्य होता है. तो इसकी इंटरनल एनर्जी में जो परिवर्तन होता है वह इसके द्वारा किए गए कार्य और इसको दी गई ऊष्मा के अंतर के बराबर होता है. इन मैथमेटिकल फॉर्म डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, वेयर डेल्टा यू इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस, क्यू इज द एनर्जी गिवन टू द सब्सटेंस एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सब्सटेंस. ये ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ है. नाउ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक था वो ये तो बता दिया कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन कुछ फॉर्म ऐसा भी होता है जो लॉस ऑफ एनर्जी के रूप में निकल जाता है, तो वो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बता पाया. तो इसके बाद मैक्सवेल, प्लांक एंड मैक्सवेल साइंटिस्ट लोग आए तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि जो डायरेक्शन है और जो क्वांटिटी है वो किस तरीके से चेंज होती है. जो प्लांक का स्टेटमेंट था वो ये था कि जो एनर्जी है वो हमेशा हॉट सब्सटेंस से कूल सब्सटेंस की ओर फॉरवर्ड होती है या कूल सब्सटेंस की ओर जाती है. ये मैक्सवेल ने बताया. इसके अलावा वोल्टेजमैन प्लांक ने ये बताया कि जो कोई भी ऊष्मा इंजन होता है उसके द्वारा अपन 100% कार्य नहीं करा सकते हैं. यदि हम Q1 ऊष्मा देते हैं किसी सब्सटेंस को तो उससे Q2 कार्य होता है, तो उसमें कुछ लॉस ऑफ एनर्जी भी होती है, वो किसी अन्य फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है. नाउ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को समझने से पहले हमें एंट्रोपी के बारे में जानना होगा. तो बेसिकली जो एंट्रोपी होती है वो होती है
मिसबिहेव ऑफ सब्सटेंस, या इसे अपन बोलते हैं जो सब्सटेंस होता है उसमें जो अव्यवस्था होती है उसकी माप क्या है, एंट्रोपी होती है। इसे डेल्टा एस से दर्शाया जाता है। अब यदि हम परम शून्य ताप पर किसी जो मेटेलिक सब्सटेंस या कोई सब्सटेंस है उसकी एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है वह ज़ीरो होता है। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। बेसिकली जो रिवर्सिबल प्रोसेस है और इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये दोनों क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। यदि हम एक निकाय ए लेते हैं उसके आफ्टर सम प्रोसेस वो बी में कन्वर्ट होता है, और यदि वह पुनः बी से ए में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें कुछ भी लॉस नहीं होता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक में रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी का बनना और फिर पानी से बर्फ़ का बनना, ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो पदार्थ की भौतिक अवस्था है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ए से बी तो बन जाएगा लेकिन बी से ए बनना पुनः मुश्किल हो जाता है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कागज़ को यदि हम जला देते हैं तो कागज़ जल के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अपन कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः कागज़ का निर्माण नहीं कर सकते, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जो थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट हैं वो नियत नहीं रहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हीट इंजन। बेसिकली जो हीट इंजन होता है वो एक साइक्लिक इंजन होता है, जिसमें क्या होता है, जो हीट एनर्जी जो होती है वह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हीट इंजन एक ऐसा यांत्रिक इंजन है, एक ऐसा ऊष्मा इंजन है जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो हीट इंजन में क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, सोर्स ऑफ हीट, वर्किंग सब्सटेंस एंड सिंक ऑफ हीट। जो सोर्स ऑफ हीट होता है ये बहुत उच्च ताप पर रखा जाता है। मींस यदि अपन सपोज करें इसका ताप जो है T1 केल्विन फिक्स है तो वो T1 ही रहेगा, इससे अपन कितनी भी ऊष्मा लें या इसको कितनी भी ऊष्मा दी जाए, सोर्स ऑफ हीट का टेम्परेचर में कभी भी डिफरेंस नहीं आता है। जो वर्किंग सब्सटेंस होता है ये सोर्स ऑफ हीट से क्या करता है, एनर्जी लेता है और इसे कार्य में कन्वर्ट करता है, और फिर जो बची हुई एनर्जी जो है वो सिंक को दे देता है। जो सिंक होता है वो T2 केल्विन ताप पर फिक्स रहता है। ये भी इस तरीके से फॉर्म किया जाता है कि इसको कितनी भी ऊष्मा दे दी जाए लेकिन इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। नाउ अपन देखते हैं ये काम कैसे करता है। यदि हम देखें तो जैसे जो सोर्स ऑफ हीट है उससे अपन Q1 एनर्जी वर्किंग सब्सटेंस को देते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसको अपन ने वर्किंग सब्सटेंस को अपन ने Q1 एनर्जी दी तो इसमें क्या होता है, कुछ कार्य होता है। सपोज करते हैं कार्य जो होता है वो Q2 होता है, और जो बची हुई ऊष्मा है वो अपन किसको दे देते हैं, सिंक को दे देते हैं। तो इसमें किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W = Q1 - Q2। मीन्स वर्किंग सब्सटेंस को दी गई ऊष्मा माइनस वर्किंग सब्सटेंस से जो सिंक को दी गई ऊष्मा होती है वह कार्य होता है हीट इंजन का। और यदि हम इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो जो एफिशिएंसी होती है वह किसी भी इंजन की वह दक्षता होती है जो ये बताती है कि वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। कोई भी व्यवहार में कोई भी जो हीट इंजन है या कोई भी इंजन है उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है। एफिशिएंसी जो होती है बेसिकली वो रेशियो होती है वर्क डन बाय द सब्सटेंस एंड द एनर्जी गिवन टू द सब्सटेंस। यदि हम यहाँ हीट इंजन में Q1 - Q2 वर्क कर रहे थे और जो वर्किंग सब्सटेंस है उसे Q1 एनर्जी दी जाती थी तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो होगी W1/Q1। हेयर W1 इज द वर्क डन बाय द हीट इंजन। तो W1 = क्या होता है, Q1 - Q2। और जो एनर्जी होती है अपन जो वर्किंग सब्सटेंस को देते हैं वो क्या होती है, Q1 होती है। तो Q1 - Q2/Q1 इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। यदि अपन इसको और मैथमेटिकली सॉल्व करें तो Q1/Q1 हो जाएगा माइनस Q2/Q1। Q1/Q1 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 - Q2/Q1। Thank you so much. We will discuss something else in next lecture.